हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। न्यूक्लियस को हम कैरी ऑन या फिर हिंदी में इसे हम केंद्रक भी बोलते हैं। न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल कोशिका में पाए जाने वाली विशेष संरचनाएं होते हैं जो कि कोशिका के अंदर अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। इसे हम हिंदी में कोशिकांग भी बोलते हैं। मान लेते हैं ये एक सेल है, तो सेल के सेंटर में पाए जाने वाला एक गोल आकृति का कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल या सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। सामान्यतः कोशिकाओं में न्यूक्लियस जो होता है वो कोशिका के सेंटर में पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनके पेरीफेरी की तरफ न्यूक्लियस पाया जाता है। पेरीफेरी मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके आसपास कहीं भी न्यूक्लियस अगर पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एसेंट्रिक न्यूक्लियस। मान लेते हैं अगर न्यूक्लियस की कंडीशन यहाँ पे हो सेल मेम्ब्रेन के पास, तो हम इसे बोलेंगे एसेंट्रिक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 में की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। जो सेल्स होती हैं सामान्यतः एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल या फिर बहुकेंद्रीय कोशिकाएं। जिस कोशिका में एक से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं उसे हम मल्टी न्यूक्लिएटेड या फिर बहुकेंद्रीय कोशिकाएं बोलते हैं। बहुकेंद्रीय कोशिकाओं में ऑस्टियोक्लास्ट और क्लेडोफोरा ये दो सेल्स ऐसी होती हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट जो सेल होती है वो बोन के सरफेस पे पाई जाती है। इसका काम क्या होता है? हड्डियों को डिजॉल्व करना इसका काम होता है। क्लेडोफोरा जो है वो एक एल्गी होती है। इसके अलावा कुछ सेल्स ऐसी भी पाई जाती हैं जिसमें न्यूक्लियस पाया ही नहीं जाता, वो सेल है आरबीसी। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी का फुल फॉर्म है रेड ब्लड सेल्स, जो कि हमारे ब्लड का हमारे रक्त का एक मुख्य भाग होता है। इसी की वजह से हमारा जो ब्लड होता है वो रेड कलर दिखाई देता है और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारे सेल्स तक होता है। तो आरबीसी में उपस्थित हीमोग्लोबिन की वजह से ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हमारी कोशिकाओं तक होता है। तो आरबीसी ऐसी सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी का लाइफ स्पैन कभी कभी पूछा जाता है। जिन कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता वो जल्दी ही डेड कर जाती हैं, या फिर अगर किसी कोशिका से उसका न्यूक्लियस हम निकाल देते हैं तो वो कोशिकाएं जल्दी ही मर जाती हैं। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है, जो इसका लाइफ स्पैन होता है, वो 20 से 120 दिन तक होता है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। 20 से 120 दिन तक इसका लाइफ स्पैन होता है। अपवाद स्वरूप 3 जानवर ऐसे हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। जिराफ, कैमल, लामा, ये 3 जानवर ऐसे होते हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। लामा जो होता है वो अमेरिका में पाए जाने वाला ऊंट के प्रजाति का ही एक जानवर होता है। उस बड़े बड़े लंबे लंबे उस पे बाल होते हैं। जिराफ और कैमल के बारे में तो हम सभी जानते हैं। जो आरबीसी होता है उसमें इनिशियल स्टेज में न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन जब ये धीरे धीरे ग्रो करने लगती है, जब इसमें ग्रोथ होती है तो न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। न्यूक्लियस को हम माइंड ऑफ द सेल बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क। हम इसे कोशिका का मस्तिष्क क्यों बोलते हैं या फिर माइंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि कोशिका में होने वाली सभी क्रियाओं को ये नियंत्रित करने का काम करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं सेल्स में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये क्या काम करती है? न्यूक्लियस क्या काम करता है? सभी क्रियाओं को नियंत्रित और प्रशासित करने का काम करता है। इसको प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैमरलिंग। हैमरलिंग नामक साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया एसिटाबुलेरिया नामक पौधे पे। किस पे किया? एसिटाबुलेरिया नामक पौधे पे प्रयोग किया, ये दिखाने के लिए कि न्यूक्लियस कैसे क्रियाओं को नियंत्रित करता है, कैसे प्रशासित करता है सेल के कार्यों को। उन्होंने ये एस्टाबुलेरिया की 2 प्रजातियां ली। एस्टाबुलेरिया जो होती है वो एक एल्गी होती है, यूनिसेलुलर एल्गी, एक कोशिकीय एल्गी। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? वो जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं यूनिसेलुलर। तो जो एस्टाबुलेरिया थी उसमें 3 भाग हैं। तो जो ये एस्टाबुलेरिया है उसके 3 भाग होते हैं, एक हेड और एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और नीचे रूट की तरह संरचना होती है, जड़ की तरह, तने की तरह, और ऊपर हेड की तरह, कैप की तरह इसमें संरचना होती है। मतलब इसके 3 भाग पाए जाते हैं। होती ये यूनिसेलुलर ही हैं। और इसके रूट की तरफ इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। रूट की तरफ इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है।
तो इन्होंने क्या किया, दो प्रकार की प्रजाति ली, एक एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया और एक एस्टाबुलेरिया ग्रैनुलेटा। एक का जो हेड था वो कीप लाइक स्ट्रक्चर था, कैप की तरह संरचना वाला था, और जो एक का हेड था वो कैसा है, ये पत्तियों की तरह या कांटे की तरह, जो भी बोल सकते हैं, पत्तियों की तरह इसकी संरचना थी। उन्होंने अपने पहले प्रयोग में क्या किया, एस्टाबुलेरिया जो मेडिटेरेनिया थी उसको यहाँ से उन्होंने कट कर दिया, कट के ऊपर वाले भाग को हटा दिया कट करके। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्होंने पाया कि ये धीरे धीरे ग्रो करके फिर से वैसा ही प्लांट बन जाता है जैसा कि ये पहले था, वैसी ही एल्गी बन जाती है जैसे ये पहले थी। फिर उन्होंने अपना दूसरा प्रयोग किया, उन्होंने जो दूसरी स्पीसीज ली थी एस्टाबुलेरिया ग्रैनुलेटा, उसको क्या किया, यहाँ से कट करके निकाल दिया, इसके ऊपर वाले पोर्शन को इस प्लांट के निकाल दिया। फिर यहाँ से उन्होंने इसके स्टेम को कट किया, जो एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया थी इसके स्टेम को कट करके उन्होंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद जब ये प्लांट ग्रो हुआ, जब ये एल्गी ग्रो की, तो इसका जो हेड होता है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनता है, मतलब एस्टाबुलेरिया ग्रैनुलेटा बनता है, न कि एस्टाबुलेरिया मेडिटेरेनिया। इसको उन्होंने उल्टा करके भी देखा, उल्टा प्रयोग इसका करके देखा, मतलब इसके स्टेम को यहाँ पे ले जाके जोड़ा तो भी ये कीप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना। इससे उन्होंने सिद्ध किया कि जिस कोशिका का न्यूक्लियस होता है उसी कोशिका का हेड उसमें बनता है, मतलब पितृ कोशिका के समान ही जो हेड होता है सेल का वो बनता है। एस्टाबुलेरिया का जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो इसके रूट में पाया जाता है, तो रूट के अकॉर्डिंग ही इसका हेड बना, मतलब जैसा केंद्रक होगा, जिस भी स्पीसीज का केंद्रक होगा उसी स्पीसीज का प्लांट उसमें बना, उसी स्पीसीज का उसका हेड बना। इससे इन्होंने सिद्ध किया कि न्यूक्लियस जो होता है वो कार्यों को नियंत्रित और प्रशासित करने का काम करता है सेल के अंदर, कोशिका के अंदर। देखते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में, न्यूक्लियस की संरचना के बारे में। मैंने यहाँ पे एक न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। सबसे पहले हम देखते हैं मैंने यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं। सबसे बाहर इसके है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद इसके अंदर भरा हुआ जो पदार्थ है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है और इसमें बिखरे हुए बहुत सारे धागे की समान संरचनाएं, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स। एक न्यूक्लियस के 4 भाग होते हैं। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसको बाहर से कवर की रहती है। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड भरा रहता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तीसरा है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस कोशिका के सेल के सेंटर में पाई जाने वाली एक संरचना होती है। क्रोमैटिन थ्रेड्स धागे की समान संरचनाएं होती हैं जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में बिखरी हुई होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम कैरियोथिका या फिर केंद्रक कला बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम हिंदी में केंद्रक द्रव्य बोलते हैं और इसे कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को हम कैरियन बोलते हैं, एक न्यूक्लियस को कैरियन भी बोलते हैं, इसलिए हम इसे कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं। न्यूक्लियोलस को हम हिंदी में केंद्रिका बोलते हैं और क्रोमैटिन थ्रेड्स को क्रोमैटिन धागे हिंदी में हम। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम करती है। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? सेल के सेंटर में पाया जाता है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म से अलग करने का काम न्यूक्लियस को कौन करता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोहरी परत वाली संरचना है, इसमें भी लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, ये भी लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है, सेम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। तो ये एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है, बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम अंतःद्रव्यी जालिका बोलते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो न्यूक्लियोप्लाज्म को कवर की रहती है। न्यूक्लियोप्लाज्म एक लिक्विड मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो ये उसको कवर करने का काम करती है इनर मेम्ब्रेन, और ये लिपिड और प्रोटीन की दोनों परतें बनी हुई होती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हम देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। इसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके फ्यूजन से बनता है। जैसे मान लेते हैं ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, दोनों ये कहीं पे फ्यूज कर जाती हैं, जिसकी वजह से इसमें छोटे छोटे पोर्स या छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है, जिसे हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। इन हजारों की संख्या में ये एक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इनका काम क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने के काम में आते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोप्लाज्म भी बोलते हैं।
न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर भरा एक लिक्विड मटेरियल होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर भरा एक लिक्विड मटेरियल होता है। अच्छा, जो साइटोप्लाज्म होता है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इन दोनों को मिला के हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य और कोसा द्रव्य को मिला के, जो इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं जीव द्रव्य या फिर प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को एक साइंटिस्ट थे हेक्सले, उन्होंने कहा था जो जीव द्रव्य होता है या फिर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ, मतलब ये जीवन की भौतिक आधारशिला है। कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जीव द्रव्य को भौतिक आधारशिला, जीवन का भौतिक आधारशिला किसने कहा था? तो हेक्सले ने कहा था जीव द्रव्य को या फिर प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन थ्रेड्स और राइबोसोम्स बिखरे हुए होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये जो क्रोमैटिन थ्रेड्स है और क्रोमैटिन थ्रेड्स, न्यूक्लियोलस और राइबोसोम्स इसमें बिखरे हुए होते हैं या फिर धसे हुए होते हैं। अब हम देखते हैं न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस कोशिका के सेंटर में पाए जाने वाली एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है। मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल है मतलब कला विहीन, इसके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, किसी मेम्ब्रेन से कवर नहीं होती। फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। न्यूक्लियोलस की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने की थी, लेकिन न्यूक्लियोलस नाम इसे बोमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया। बोमैन नामक साइंटिस्ट ने इसे न्यूक्लियोलस नाम दिया। सामान्यतः एक न्यूक्लियस में एक ही न्यूक्लियोलस पाई जाती है, लेकिन प्याज के सेल्स में जो न्यूक्लियस उपस्थित होता है उसमें चार न्यूक्लियोलस पाई जाती हैं। एक न्यूक्लियस के अंदर 4 न्यूक्लियोलस पाई जाती हैं, किसमें? प्याज के सेल्स में। जो न्यूक्लियोलस होती हैं वो गुणसूत्रों से निर्मित होती हैं या क्रोमोसोम्स से निर्मित होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये राइबोसोम्स के उत्पादन का काम करती हैं, राइबोसोम्स का उत्पादन और उसको असेंबलिंग का काम करती हैं न्यूक्लियोलस। फिर उसके बाद है क्रोमैटिन थ्रेड्स। चौथा इसका भाग है क्रोमैटिन थ्रेड्स, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन धागे। इनका काम क्या होता है? ये न्यूक्लियस में बहुत सारी संख्या में बिखरे हुए होते हैं, एक जाल की तरह संरचना बनाते हैं। 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स एक न्यूक्लियस में होते हैं, 2 प्रकार के क्रोमैटिन थ्रेड्स एक न्यूक्लियस में होते हैं। पहला हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। 2 प्रकार के धागे होते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। हिंदी में भी हम इसे यही बोलते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन ही। ये 2 प्रकार के धागे एक न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और ये एक दूसरे पे बिखरे हुए होते हैं, एक जाल की समान संरचना बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन जालिका। ये जालिका जो होती है आभासी होती है, क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे के सिरे इनके अलग होते हैं। जब ये सेल डिवीजन का टाइम आता है तो ये क्या काम करते हैं? जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वो छोटे और मोटे होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण कर लेते हैं। क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं अलग अलग होके, इसीलिए ये न्यूक्लियस के अंदर आभासी जालिका बनाते हैं और न्यूक्लियस के अंदर बिखरे हुए होते हैं। अगर एक तरह से देखें तो कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रोमैटिन थ्रेड्स ही होता है, क्योंकि क्रोमैटिन थ्रेड्स में ही क्या होते हैं? डीएनए होते हैं, क्रोमोसोम्स होता है तो इसी में डीएनए उपस्थित होता है और यही हमारे पैतृक लक्षणों को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। क्या करता है? हमारे हेरिडिटी को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। वीडियो में हमने देखा न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने 1831 में की थी। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, जिसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। वो सेल्स हैं क्लेडोफोरा, ऑस्टियोक्लास्ट। फिर आरबीसी एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन जिराफ, ऊंट, लामा, इन तीनों जानवरों के आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस के अध्ययन को हम कैरियोलॉजी बोलते हैं और न्यूक्लियस को हम कैरियन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल होता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल का। न्यूक्लियस को हम माइंड ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि ये कोशिका में हो रहे सभी कार्यों को, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को नियंत्रित और प्रशासित करने का काम करता है। फिर उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में। न्यूक्लियस में 4 संरचनाएं होती हैं या 4 भाग होते हैं: न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन थ्रेड्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो न्यूक्लियस को कवर करने का काम करती है। इसमें पोर्स उपस्थित होते हैं जो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो
न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो एक लिक्विड मटेरियल होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा न्यूक्लियोलस के बारे में। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं जो एक सेल में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस और राइबोसोम्स दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्रोमैटिन थ्रेड्स के बारे में देखा। क्रोमैटिन थ्रेड्स कोशिका में बिखरे हुए धागे की समान संरचनाएं होती हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर ये बिखर के एक क्रोमैटिन जालिका का निर्माण करती हैं और यही आगे चल के जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं वही गुणसूत्रों का या फिर क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी।